राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी और संचालन कर रही उपासिका रुचि बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश आरबीएम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं भूतपूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह मेरा डिक्लेरेशन है। मेरा नाम आरसी धीमान है और इस डिक्लेरेशन को मैं प्रस्तुत करता हूं। देश के सभी नागरिकों को भारत के संविधान की जानकारी होनी चाहिए। इस अपेक्षा के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के अंदर जो शैक्षणिक संस्थान है, उन संस्थानों में सिलेबस के माध्यम से भारत के संविधान की निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की मांग करती है। आज जो है, जो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 47 है और वह भाग 4 में है, उस की जो उत्पत्ति है उसका आधार जो है तथागत गौतम बुद्ध के इस वंदना में निकल कर आता है। तथागत गौतम बुद्ध ने जहां प्राणी हिंसा के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रेरित किया है, वहीं तथागत गौतम बुद्ध ने जो मादक पदार्थ हैं, नशीली वस्तुएं हैं, उनसे भी दूर रहने के लिए देश के, दुनिया के सभी मानवों को उपदेश दिया। तथागत गौतम बुद्ध के उस उपदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अंदर भी हम देखते हैं। 47 के अंदर जो है, एक पोर्शन में हम तथागत गौतम बुद्ध के इस नशीली पदार्थों के सेवन पर रोक के उपदेश को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने जीवन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी के जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए जीव हत्या, यानी कि सिर्फ मानव हत्या ही नहीं, प्राणियों की हत्या जिसमें जीव और जंतु सभी शामिल हैं, उनके लिए भी जो है उन्होंने रोक लगाई।
ये दोनों ही बिंदुओं को जब हम इस आर्टिकल के अंदर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाव जो है इस आर्टिकल में नजर आते हैं। आर्टिकल 47 जो है आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आर्टिकल 47 में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह आर्टिकल लोगों के जीवन के स्तर को उठाने के लिए और जो मादक पदार्थ है उनको उन पर प्रतिषेध लगाने के लिए, उनके उपभोग पर प्रतिषेध लगाने के लिए यह आर्टिकल राज्य के ऊपर दायित्व निर्धारित करता है। क्या कहता है आर्टिकल, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। दूसरा बिंदु है कि राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ये दो लायबिलिटी जो है स्टेट के ऊपर ये आर्टिकल डालता है। इसी आर्टिकल को इंग्लिश में जो हमारे दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्र के दूसरे लोग जुड़े हैं उनके लिए भी है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and to improve public health. The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duty. And in particular, the state shall endeavor to bring about the provision of the consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to the health. अब आर्टिकल 47 जो व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए स्टेट के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो है मादक पदार्थ, अभी हम इसके पार्ट 2 पर आ रहे हैं। मादक पदार्थ यानी जो नशीली वस्तुएं हैं वो होती क्या? व्हाट्स आर अल्कोहलिक ड्रिंक? We know that an alcoholic drink is a drink that contains ethanol, a type of alcohol produced by fermentation of grains, fruits, or other source of sugar. The consumption of alcohol plays an important social role in many cultures. Most countries have laws regulating the production, sale, and consumption of alcoholic beverage. यानी जो एथेनॉल है वह मादक पदार्थ होता है। अब एथेनॉल यानी जो मादक पदार्थ है वो अल्कोहल, वो ये
फॉर्म में बिकता है। ये आपके सामने जो स्लाइड है, ये वी कैन से दैट ये जो है एल्कोहलिक ड्रिंक्स है जो बिकता है। स्पिरिटस रेक्टिफिको वेनी, जिसमें 96% अल्कोहल होता है। एवर क्लियर, जिसमें 95% अल्कोहल होता है। ब्रुंचिलेटिचिट X4+1 विस्की, जिसमें 92% अल्कोहल होता है। पिंसर वोडका, जिसमें 88.8% अल्कोहल होता है। इस तरीके से ये अल्कोहलिक ड्रिंक है। अब ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक है, जिसके विषय में तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत पहले ही कहा था कि जो नशीली वस्तुएं हैं उनसे जो है मानव को दूर रहना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये एक नैतिकतापूर्ण कथन था। नैतिकता के आधार पर लोगों को इससे पालन करना चाहिए, और पूरी दुनिया में लोगों ने इसका पालन किया। और जब 26 नवंबर 1949 को भारत की पार्लियामेंट द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो भारत के संविधान के जो निर्माता यानी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर जी का इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो राज्य है वो संविधान के अनुसार काम करे, और जो उसे कानून बनाना है वो अपना वेलफेयर के लिए बनाए, परंतु राज्य को उसकी इच्छा पे न छोड़ करके वह किन किन बिंदुओं को प्राथमिकता दे, इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसमें समाहित किया गया कि भाई यू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी to do welfare according to this policy। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इस पॉलिसी के अंदर जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको प्राथमिकता दीजिए। आप बनाइए कानून, पार्लियामेंट में बनाइए, आप विधानसभा में बनाइए, क्योंकि आपको बहुमत है और देश की जनता ने आपको इलेक्शन में बहुमत दिया है। बहुमत का मतलब है कि आप पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाइए और देश के लिए, प्रदेश के लिए कानून बनाइए, और उस कानून के अनुसार देश की जनता चलेगी, क्योंकि देश की जनता ने ही अधिकार दिया कानून बनाने का। परंतु जो है राज्य को संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डाल करके एक दायित्व भी डाल दिया गया है कि आप कानून अपनी मनमर्जी से बनाइए, लेकिन कम से कम जो ये प्राथमिकताएं हैं पहले उसको पूरा कीजिए। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम 10,000 रुपया है मंथली, उसकी इनकम 10,000 रुपया मंथली है, तो उसकी जो परिवार में उसकी वाइफ है, जब वह बजट बनाती है घर को महीने भर में चलाने के लिए, तो महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे तो 50,000 रुपए की खरीद करनी है, परंतु 50,000 रुपए है नहीं, इसलिए 10,000 रुपए की खरीद करी जाएगी, और 50,000 की खरीद में
10,000 की कौन सी जरूरी खरीद है उसको प्राथमिकता के आधार पर चुना जाएगा, जैसे बच्चों की फीस है, दवाइयां हैं, राशन है, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार से स्टेट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आपको जो कानून बनाने हैं पार्लियामेंट में या विधान दायित्व दिए हैं, प्राथमिकता दीजिए। तो फिर 47 क्या कहता है? 47 कहता है कि राज्य जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को बढ़ाइए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन स्तर 10,000 रुपए में गुजर रहा है तो वह 15,000 रुपए कमाए, उसका आर्थिक स्तर सुधरे, उसका शैक्षणिक स्तर सुधरे, उसका स्वास्थ्य सही हो, वो मल्टी डायमेंशन जो है उसके जीवन में सुधार हो। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये जो है 47 में दायित्व डाला। और उसके अलावा उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हो। अब जब स्वास्थ्य में सुधार हो तो कैसे सुधार होगा भाई? हॉस्पिटल्स बनाने होंगे, प्राथमिक चिकित्सालय बनाने होंगे, गांव में, ब्लॉक में, पंचायतों में, उसमें डॉक्टर्स नियुक्त करने होंगे। ये सारे संसाधन जो है तैयार करके देश के नागरिकों के जो जीवन स्तर है उसमें और उनके स्वास्थ्य में सुधार किया गया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्वास्थ्य को जहां हम एक तरफ सुधारे, मतलब करोड़ों अरबों रुपया लगा करके, खरबों रुपया लगा करके हम हॉस्पिटल बना, जो मादक पदार्थ हैं उनके सेवन से रोका जाए। कौन रोकेगा? एक नागरिक दूसरे नागरिक को रोकेगा? नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार है। सरकार को रोकने के लिए जो है ये जो पार्ट टू उसी का 47 का पार्ट है कि जो है राज्य जो मादक पदार्थ हैं उनको हर संभव जो है नागरिकों को प्रदान करने से प्रतिषेध रोके। जब नागरिकों को शराब उपलब्ध नहीं होगी, अफीम उपलब्ध नहीं होगी, चरस उपलब्ध नहीं होगी, कोकीन उपलब्ध नहीं होगी, ऐसे नशीले पदार्थ और जो है नशीली दवाइयां, वैक्सीन भी होती है, अगर वह स्टेट उनको प्रतिषेध कर देगा, कानून बना करके उनकी बिक्री को रोक देगा, तो लोग उसका सेवन नहीं कर पाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को के स्तर को सुधारने और उसको स्वस्थ रखने का जो उद्देश्य है संविधान का वह पूर्ण होगा। ये है इस आर्टिकल का सारांश। अब एक चीज और समझनी है आपको, और वो ये समझनी है कि ये बात जो है एक डायरेक्शन, क्या है ये? एक डायरेक्शन है। स्टेट स्टेट के ऊपर ये एक डायरेक्शन है कि आप ऐसा कीजिए। अभी जो हमारे देश के विद्वान लोग हैं, विधि के जानकार लोग हैं,
तो वो जो है इस बात से उत्साहित होकर के कोर्ट में चले जाते, न्यायालय में जाते, और न्यायालय में जाने के बाद वो कहते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्टेट के ऊपर दायित्व डाला गया है, लिया जाए शराब को बंद कर दिया जाए। आर्टिकल 47 का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करे। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे एवं अन्य बनाम FN बलसारा 1951 में ये केस आया, SCR 682। संविधान को पहले तो समझना होगा, फिर हम अधिकार को ले सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 47 है, उसको प्राप्त करने के लिए जब इस केस में दावा किया गया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 47 का उल्लेख करते हुए कहा कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का विचार सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इस केस में उन्होंने ये डिसीजन लिया। और एक केस और अभी ये जो है 2020 में आया, 2020 में आया तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली रिट याचिका माननीय न्यायालय में दाखिल की गई, और उसमें ये कहा गया कि दरअसल इस मामले में वो रिक्वेस्ट की गई। दूसरा ये एक केस और है, राजन द्विवेदी बनाम भारत संघ। रज्जन द्विवेदी बनाम भारत संघ AIR 1983 SC 624 में भी यही मामला आया, और इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह साफ किया था कि अदालत द्वारा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में एक आदेश या परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते आर्टिकल 47, रिट नहीं जारी हो सकती। तो फिर क्यों नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी क्यों नहीं हो सकती, ये समझने की चीज है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2006 SCC 224 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यह दोहराया था कि संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों यानी न्यायालयों में लागू करने योग्य नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलों को पर निर्णय नहीं दे सकता। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय जो है डायरेक्टरी प्रिंसिपल के मामले को सुनना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता, इसको भी समझ लीजिए। कारण ये है आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 37 है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि application of the principles contained in this part, the provisions this part shall not be enforceable, shall not be enforceable by any court but
The principle therein laid down are nevertheless fundamental in governance of the country, and it shall be duty of the state to apply these principles in making law. कहने का मतलब है आर्टिकल 37 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में है। भाग 4 पूरा, भाग 4 में जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको प्राप्त करने के लिए देश के नागरिक न्यायालय में वाद नहीं ला सकते, यानी कि न्यायालय द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू नहीं करवाया जा सकता है अगर जो है राज्य सरकार यानी राज्य इसका पालन नहीं करती है, इसका पालन नहीं करती है, यानी 47 को नहीं सुनती है, 46 को नहीं मानती है, 45 को नहीं ध्यान देती है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाग 4 उसके प्रावधानों के अनुसार जो है शासन प्रशासन नहीं चलता है तो नागरिक इस बात के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। ये जो है सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार नहीं चल रही है, उसका पालन नहीं कर रही है। यह आर्टिकल 47 का पालन नहीं कर रही है, इसको तो जरा बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं बंद कर रही है? अरे भाई उसको वो बंद भी कर सकती है और नहीं भी बंद कर सकती है। अगर वो बंद कर रही है तो सो बेटर, और नहीं बंद कर रही है तो कोर्ट से उससे बंद भी नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए डायरेक्शन है, कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन नहीं है। ये 37 जो है उस नागरिकों को बोल रहा है कि नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी भी एनी कोर्ट। इस वजह से ये सारे जो डायरेक्शन ये जो डिसीजन है कंगाल बैंक का एक चेक है जो कभी कैश नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि यह 5 वर्ष बाद जनता यह देखेगी कि संविधान के जो प्रोविजंस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उसके अनुसार यह सरकार ने काम किया या नहीं किया। और इलेक्शन में यह अकाउंटेबिलिटी का काम करेगा, जवाबदेही का। अगर किसी राज्य ने इसका अनुपालन किया है तो वह सरकार पुनः इलेक्ट होके आएगी, और अगर जो है इसका अनुपालन नहीं किया है तो वह सरकार इलेक्शन में हार जाएगी। इस तरीके से ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनका महत्व है, और यह कंगाल बैंक का भविष्य में कभी ना कैश होने वाला चेक नहीं है। तो ये जो बात मैंने बताई वह संविधान के निर्माण के समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल के महत्व पे चर्चा थी। अब चूंकि जो है बात ये आ रही है कि इसको जो है लागू नहीं करवाया जा सकता, सिर्फ जनता यह देख सकती है कि इसका पालन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने किया या नहीं किया। यानी जनता को 5 वर्ष तक मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा, और 5 वर्ष तक वह उस लोकप्रिय सरकार का मूल्यांकन करेगी, और वह मूल्यांकन
और वह मूल्यांकन करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी जनता, और 5 साल बाद आएगा तो या तो उस सरकार को पुनः चुन देगी या उसको पलट देगी। कहने का मतलब, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यानी कि आपको एक टीचर की तरीके से एक सवाल को चेक करना है कि ये सवाल गलत है या सही। यानी स्टूडेंट ने ये जो मैथ है 2+2 = 4 या 2+2 = 6, 2 आंसर है। अब टीचर को चेक करना है कि सही है क्या गलत है। अगर सही है तो मार्क्स देगा और गलत है तो मार्क्स नहीं देगा। तो यहाँ पे टीचर जो है, यहाँ पर जनता टीचर के समान, यहाँ पर जनता जो है टीचर के समान है। यहाँ पे जनता टीचर के समान है और वह चेक करेगी। परंतु टीचर को मैथ तो आनी चाहिए। अगर उसे जोड़ना घटाना नहीं आता तो वो क्या चेक करेगा। कहने का मतलब है कि जनता को संविधान तो पता हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो पता हो, तभी तो वो चेक करेगी कि ये सरकार अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में संवैधानिक शिक्षा दे रही है, ताकि जो है देश के लोग संविधान के प्रोविजंस को समझ करके सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर सके। आगे चलते हैं। ये जो अल्कोहल है, मादक पदार्थ है, उसका ग्राफ आप देखिए, मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। इसमें मृत्यु दर किस तरह से बढ़ रही है, पहले फिर दूसरा फिर तीसरा। यानी कि जो शराब यानी नशीली वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं उनकी मृत्यु हो रही है। अराउंड 140.6 people died due to liver cirrhosis। लीवर सिरोसिस की जो बीमारी होती है शराब पीने वालों को, उसकी वजह से अराउंड लगभग 140.6 पीपुल की मौतें हुई हैं। यानी शराब पीने से जो, देखिए होता क्या है कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसको पचाने के लिए जो है लीवर जो है एंजाइम्स निकलते, कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स या एंजाइम्स निकलते हैं और वो खाने को पचाते हैं। लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है उसको पचाने में। परंतु जब हमारे शरीर में 95-98% जो है जहर चला जाता है, ये अल्कोहल चला जाता है, तो उस अल्कोहल की वजह से लीवर ही इफेक्टिव हो जाता है, लीवर ही खराब हो जाता है। जिसे जो खाने को पचाना चाहता है उसी को जो है लीवर को ये अल्कोहल डैमेज कर देता है। और जो लगातार शराब पीते रहते हैं तो उनका लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाती है और वो मरते हैं। कितने लोग मरे, अराउंड 140.6 थाउजेंड। ये ग्राफ देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। दूसरी बात जो है, जो शराब पी करके बाइक चलाते, खुद की जान को जोखिम में रखते हैं और दूसरे की भी जान को जोखिम में रखते हैं। रोड ट्रैफिक इंजरी में भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और शराब पीने से कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं मादक पदार्थों को पीने से। अभी हम सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट यानी जो नारकोटिक्स है, उसमें अफीम है, चरस है, गांजा है,
ये सब भी जो लोग सेवन करते हैं उसकी वजह से भी शरीर को बहुत बड़ी क्षति होती है। तो ये जो है एक थोड़ा सा आंकड़ा हमारे लोगों के लिए है, देश के लोगों के लिए है, कि वो जो है स्टेट जो है अगर शराब बंद कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बंद करता है तो आप बंद कर दो, क्योंकि शराब पीने से स्टेट के पास टैक्स आता है। आपके पास क्या आता है? आप पीते हैं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आती है लीवर सिरोसिस की बीमारी, आपको रोड एक्सीडेंट का खतरा रहता है, आपके पैसे खर्च होते हैं। जिस मैं कहता हूं कि जिसने शराब खाने में खाता खोल ली, उसकी रिकरिंग वहां पे हो गई, वो पर डे वहां जा करके पैसा जमा करेगा। और जो व्यक्ति शराब खाने में खाता खोल लेता है, उसका स्टेट बैंक में खाता नहीं खुलता। तो या तो स्टेट बैंक में खाता खोलो पढ़ने लिखने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप पैसे इकट्ठा करो, अथवा जो है ये शराब खाने में खाता खोलिए। ठीक, तो ये हुआ शराब खाना। अब बात करते हैं कि ये जो शराब है, ये जो अल्कोहल है, उस पर जो है भारत देश के अंदर जो स्टेट है, स्टेट स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप जो है इस जो है अल्कोहलिक ड्रिंक को रोकिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो फिर देखिए भारत के अंदर किसने किसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। कौन कौन से स्टेट है जहां पर जो है इसको बैन किया गया है। तो एल्को ये जो यहाँ पर जो है शराब पूरी तरीके से बैन है। इट मीन्स they are feeling that it is a responsibility which is given by Indian Constitution Article 47. So they have banned alcoholic drink. Bihar, Gujarat, Tripura, Lakshadweep, मिजोरम एंड नागालैंड, इन्होंने पूरी तरह से बैन। इट इज आल्सो बैन इन पार्टिकुलरली इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। मणिपुर के भी कुछ राज्यों में ये बैन है। अब भारत देश के अंदर जो मैंने ये नक्शा लिया है इंटरनेट से, तो जिन जगह पर ये बैन बैन है तो वो ब्लू कलर का दिख रहा है। हाँ, हो सकता है कि नक्शे में जो है कोई प्लेस ब्लू कलर ना दिख रहा हो, क्योंकि ये आर्टिकल अलग का है और वो नक्शा अलग का है। ठीक है, परंतु जो बहुत बड़ा भाग है जहां पर अभी अल्कोहल जो है खुलेआम बिक रही है, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। वो जो है भारत के जो मानव है उनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। डिक्लेयरिंग द राइट टू हेल्थ ए फंडामेंटल राइट। अब जो हमारा जीवन है, जो हमारा जीवन है, क्या उसको उसके साथ स्टेट खिलवाड़ कर सकता है? तो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 21 है, जिसमें जो है हमें जीवन जीने के अधिकार को प्रदान किया गया है। और जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अल्कोहल को पीने के बाद आदमी का मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं रहता है,
जिसकी वजह से वह अपराध कारित कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। और अधिकतर जो है जो क्रिमिनल्स हैं उनको अपनी नैतिकता के पतन के लिए अल्कोहल की आवश्यकता होती है, और अल्कोहल को पीने के बाद उनकी मोरालिटी समाप्त होती है और फिर वह अनैतिक कार्य यानी आपराधिक कार्य के लिए प्रेरित होते हैं और अपराध करते हैं। तो ये जो अल्कोहल है ये क्राइम करने का एक बहुत बड़ा जो है माध्यम भी है, टूल्स भी है। जो डोमेस्टिक वायलेंस है इन द हाउस, वाइफ बीटिंग, डोमेस्टिक वायलेंस की जो पत्नियां हैं घर के अंदर, उनके प्रति घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है ये अल्कोहलिक। जो अल्कोहलिक ड्रिंक है उसके प्रभाव में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की पिटाई भी लगाता और नाना प्रकार के ब्लेम भी लगाता, जिसकी वजह से फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के केस आते, यानी बर्डन ऑफ द केसेज इट इज ए कॉज ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक। तो जब हम अल्कोहलिक ड्रिंक के लाभ और हानि का पर जो है नजर डालते हैं तो अल्कोहलिक ड्रिंक के कारण जो है हानियां ज्यादा है और लाभ सिर्फ टैक्स है। लाभ सिर्फ टैक्स है। तो क्या सिर्फ टैक्स के लिए नागरिकों के जीवन से, उनके परिवार से खिलवाड़ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा। परंतु देयर इज नो एनी ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट कहता है 47 का इम्प्लीमेंटेशन जो है न्यायालय से हो नहीं सकता, स्टेट कर नहीं रहा, तो 5 साल बाद आप सरकार या तो वही चुनिए या पलट दीजिए। यही एक रास्ता है डायरेक्टर प्रिंसिपल के अंदर और यही उद्देश्य है डायरेक्टर प्रिंसिपल का। तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु जो है यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 9 बज रहे हैं। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसा कि सभी जानते हैं कि रमेश चंद्र धीमान सर हमारे लिए निःशुल्क संविधान शिक्षा दे रहे हैं और वो भी अपना बहुमूल्य समय देकर, तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी के साथ में चाहूंगी बीच में एक बात कहना चाहूंगी कि एक गीत मुझे रह रहकर याद आ रहा था, जो हमारे बहुजन समाज के उभरते हुए कलाकार हैं राजू भारती जी, उन्होंने आगरा के कैडर कैंप में गाया था, नशा मत करो, नशा मत करो। अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो जान रहे होंगे कि इस जो ये गीत था वो आज का पूरा जो वेबिनार था उसको एक सामान्य आदमी के दिमाग तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी एक कड़ी है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो उस गीत के जरिए इस नैतिकता को अपने सम्मान में, अपने दिमाग में धारण कर सकता है कि मेरे भाई इतनी जल्दी मत मरो। तो वो गीत मुझे रह रहकर याद आ रहा था, उसको मैं मेंशन करना चाहूंगी। अगर आप लोगों ने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सामान्य भाषा में अगर ये गीत सुनेंगे आप तो शायद जल्दी आपको ये चीज याद भी हो जाएगी और आप जो धीमान सर ने कहा है उसको धारण भी कर पाएंगे। अगर राज्य कानून या हमारे राष्ट्र का कानून लागू नहीं कर सकता, जैसे सर ने बताया डायरेक्शन कर सकती है पर कंपल्शन